हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 25 जुलाई 2020 और आज हम लोग टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू आर्टिकल। उसमें सबसे पहला आर्टिकल है हमारा द स्पेक्टर ऑफ क्राउड इन कोविड सिटीज़। तो इसके अंदर अर्बनाइजेशन की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद माइग्रेंट डिस्ट्रेस और ये सब सारा कुछ, क्राउडिंग क्यों होती है इंडिया के अंदर में, ये सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हमारे जीएस पेपर 1 के लिए रेलिवेंट हो जाता है। सेकंड, स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिकेट्स। तो ये जो पार्लियामेंट्री या फिर लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है, आपस में कौन से एरिया में किसको रिस्पेक्टिवली वर्क करना चाहिए, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं जो हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल है जुडिशियल इनडिसिप्लिन का, जैसे सेक्शन शेड्यूल 10 जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, जो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ आर्टिकल है कि आर्म्स, जो इंडियन डिफेंस है उसके अंदर में अब जो कमीशनिंग है वुमेन की, वो परमानेंट कमीशनिंग हो सकेगी, और इसके ऊपर ये आर्टिकल है। छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताऊं कि जितने भी हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर द हिंदू 365 टाइप कर करके gkingmount.com आपको सजेस्ट आएगा, उसके चैनल के अंदर जा कर के फाइल सेक्शन से आप सारे आर्टिकल्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा द स्पेक्टर ऑफ क्राउड्स इन कोविड-19 सिटी। ये GS1 के अर्बनाइजेशन और देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़ के लिए आप रिलेट कर सकते हो इस वाले टॉपिक से। तो देखिए, पैंडेमिक अभी आया है हमारे यहाँ पे, आपको पता ही है। मार्च से जो 20 मार्च से जो हमारा जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से सब परेशान हैं। लेकिन इस आने के बाद में जो आइसोलेशन, जो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, और फिर जो पब्लिक स्पेसेस में लोग कम जा रहे हैं, कम लोग मिल रहे हैं वहाँ पे, आप रोड पे निकलो बहुत कम आबादी दिखेगी। ऐसा कुछ इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा एलियन है। तो ये ठीक है, अभी फ़िलहाल कोविड-19 के लिए और क्लाइमेट क्राइसिस के लिए ये बहुत सही है। लेकिन आप देखिए कि अर्बनाइजेशन की वजह से हमें फ़ायदे भी बहुत सारे हुए हैं आज तक में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो अर्बनाइजेशन, जो लोगों का बहुत सारा ढेर है, बहुत सारा क्राउड जो सिटीज़ में रहता है, उसको सेलिब्रेट करने के भी बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्बनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिकली स्केलेबल है। इकोनॉमिक्स हमारे किसी भी सोसाइटी के लिए, हमारे सिटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अर्बनाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। उसके बाद जो सोशल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे अर्बन सिटीज़ में, वो डेंसिटी की वजह से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लोग काफ़ी ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं। जैसे आपके घर के बाजू में कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति रहता होगा, आपके घर के नीचे वाले फ्लोर में हो सकता है कोई दूसरे रिलीजन का व्यक्ति रहता होगा, आपके घर के ऊपर वाले जो फ्लोर है उसमें हो सकता है कि कोई दूसरे कलर का आदमी रहता होगा या फिर कोई दूसरे देश का आदमी रहता होगा। तो ये सब सारा कुछ अब सिटीज़ में अर्बनाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल है, जिसके वजह से हम लोग सोशो इकोनॉमिकल मोबिलिटी वाइडन, हमारा हॉरिजन जो है काफ़ी ज़्यादा और ब्रॉड हुआ है। हम एक दूसरे को और ज़्यादा समझ सकते हैं अब। पहले ऐसा होता था कि गांव देहात में, आज भी ऐसा बहुत जगह पे होता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो हमारी जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सीमित हो जाती थी। और जो इस वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है आपस में कास्ट की वजह से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल अब हम लोग, ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो मार्जिनलाइज़्ड थे बहुत दिन पहले से, जैसे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जिनको मंदिर, मस्जिद ये सब यूज़ नहीं किया जाता, देना दिया जाता था, जस्ट बिकॉज़ कि वो ऐसे एक छोटे कास्ट से आते थे, ऐसा लोगों का कहना था कि वो उनका कास्ट छोटा है। तो जिस वजह से ये सब सारा कुछ जो अब सिटी होने के वजह से, या फिर जो अर्बनाइजेशन आने की वजह से, ये सब सारा कुछ अब धुलमिल होता जा रहा है टाइम के साथ। और आप देख सकते हो खुद ही कि जैसे सिटी में अगर कोई रेस्टोरेंट खुला होता है तो आप जा कर के उस रेस्टोरेंट से नहीं, वहाँ पे पूछते नहीं हो काउंटर में कि इसका मालिक किस कास्ट का है। आप वहाँ जाकर खाते हो, अगर अब वो खाना अच्छा है तो आप दोबारा फिर से जाते हो। तो जिस वजह से ये जो एक क्राइटेरिया जो क्रिएट हुआ है हमारे सोसाइटी के अंदर, ये कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अब धीरे-धीरे पता नहीं कैसा रूप लेगा उस सोसाइटी में जहाँ पे कास्टिज़्म
की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत बचपन से ही घर किया हुआ है। तो इसके ऊपर राइटर आगे लिखते हैं कि देखिए, कहीं पे भी कहीं पे भी अगर कुछ बढ़ता है, जैसे कोविड-19 का केस, तो उसका ज़िम्मेवार ज़्यादा बड़ा एक पॉपुलेटेड जगह को या फिर ज़ोन को बताया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो दिल्ली में हुआ था आपका तब्लीगी जमात, उसका एग्ज़ाम्पल दिया गया था। उसके बाद जितने भी जो क्राउडेड सिटीज़ हैं आपके, जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, तो ये सब में हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं और सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट इन्हीं सारे सिटीज़ में है। इसमें मुंबई में जैसे कि धारावी स्लम के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ पे स्लम में जो प्रॉब्लम है आपका पैंडेमिक मैनेजमेंट का, उसको ड्रोन्स के थ्रू, सर्विलांस के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। और इसके अंदर जैसे एक तो वैसे ही उनका बहुत छोटा घर होता है, 150 फीट का, जो बहुत सारा स्क्वायर फीट का बहुत सारा घर है उनके वहाँ पे। अब उसके आस-पास में लोग जो है कि आधा से ज़्यादा काम तो घर के बाहर ही करते हैं। आँगन में कपड़ा धो रहे हैं, घर के बाहर खड़ा बैठ रहे हैं, तो ये सब सारा कुछ काम वो करते हैं। तो उसके ऊपर भी ड्रोन का सर्विलांस होता रहता है उनका। बस वो सोते हैं घर के अंदर में। और ये सारा कुछ को मैनेज करने के लिए कहीं न कहीं सरकार भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा असमर्थ रही है। आप देखिए कि हमारा जो एक हैबिट सा बन गया था अर्बनाइज़ेशन के अंदर रहने के लिए, अब लोग जो हैं आपस में बातचीत करना, फिर जिस प्रकार से वो अपने नेबरहुड में अपने लोगों के साथ रहते हैं, ये एक हमारा हैबिट सा बना हुआ था इंडियन सोसाइटी के अंदर। और अभी भी जब इतना ज़्यादा केसेस बढ़ गया है, तो किस प्रकार से जो अलग-अलग जगह पे पैनिक का सिचुएशन हो रहा है, या फिर जो रिपीटेड जो आउटब्रेक हो रहा है आपका बहुत सारे केसेस का, तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सोसाइटी में, लेकिन फिर भी जो क्राउडिंग का जो मेथड है या फिर क्राउडिंग का जो सिस्टम है हमारे देश के अंदर में, उसको रिप्रेस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर एक्सप्लेन करें कि क्राउडिंग इन इंडिया किस-किस टाइप से होता है, तो इसके 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं अभी फ़िलहाल इस आर्टिकल के अंदर। सबसे पहला है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब जैसे हमारे पास रिसोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इर्रेगुलर और मोनोपोलाइज़्ड है। मतलब जिसके पास होना चाहिए, उसके पास तो इतना कम है कि वो लाइन लगा कर के खाने का या फिर इनफैक्ट पीने का भी पानी लाइन लगा कर लेता है। और बहुत ही कम से चीज़ में उसको सारा कुछ अपना जो है पूरे फैमिली के लिए पूरा करना पड़ता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा है, तो वो इतना ज़्यादा है कि वो मार्केट में जा कर के और जमाखोरी कर लेता है। जैसे बहुत सारे सामान जो है वो जा कर के सिटी मार्ट में या फिर इस जगह से ले लेता है, या फिर अगर अच्छा घर है उसके पास, तो फिर वो उस पानी 1 बाल्टी की जगह 10 बकेट पानी से वो नहाता है। तो ये सब सारा कुछ जो है स्कैरसिटी क्रिएट करता है और हमारे सोसाइटी के अंदर पैनिक क्रिएट करता है। उसके अलावा सेकंड जो है वो प्रोटेस्ट। अब देखिए पैनिक होता है और इन सब की वजह से फिर आगे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट भी करते हैं अलग-अलग रीज़न से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो ऐसा हुआ था कि रिचुअल्स अगर आप करने से मना करो किसी को, तो उसके वजह से भी जो है ये प्रोटेस्ट होता है। जल्लीकट्टू प्रोटेस्ट जो हुआ था जनवरी 2017 में। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी प्रोटेस्ट आपको पता है कि अलग-अलग तरह के प्रोटेस्ट की वजह से लोग सड़कों पे आते रहते हैं। सीएए प्रोटेस्ट हुआ था थोड़ा दिन पहले। और थर्ड जो है वो रिचुअल, जैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग और अलग-अलग रिचुअल्स की वजह से गैदरिंग होती है सब जगह। जैसे कुछ दिन पहले पे आपका जगन्नाथपुरी में जो सेलिब्रेशन हुआ था, तो उसके वजह से गैदरिंग हुई थी। उसके पहले तबलीगी जमात की वजह से जो उनका रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके वजह से गैदरिंग हुई थी। तो ये सब सारा कुछ जो एक कहीं न कहीं कैटलिस्ट का काम करता है आपके क्राउडिंग के लिए, मतलब जहाँ पे कैटलिस्ट का मतलब है जो किसी भी चीज़ को और बढ़ा देता है। तो जैसे वैसे ही क्राउडेड हमारा देश है। उसके अलावा ये 3 जो रीज़न्स है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा कैटलाइज़्ड हो जाता है वो क्राउड, और वो क्राउड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्कैरसिटी, प्रोटेस्ट और सेलिब्रेशन, ये सारा कुछ, ये तीनों चीज़ अभी कोविड-19 के टाइम पे हम लोग देखे हैं। जैसे तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में होलसेल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर में बहुत सारा जो लोग जो वहाँ पे जाते थे सामान खरीदने के लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ गए थे।
वहाँ से निकल कर के ट्रक्स या फिर वहाँ जो आते थे ट्रक्स और वेंडर्स वो लोग सब आते थे, वो लोग उसको ले जाके और डिफरेंट सिटीज़ में और इंटीरियर्स में जा कर के उसको फैला दिए। ऑथोरिटीज़ बिल्कुल फिसड्डी रही इसको कंट्रोल करने में, इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये भी चीज़ वो नहीं देख पाए कि इसके वजह से कितने सारे कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और मैनुअल वर्कर्स को फ़ायदा होता है। तो हमें इस चीज़ को कैसे करके रेगुलेट करना है, उनको बिल्कुल नहीं पता चल पाया। तो सेलिब्रेशन इसके अलावा कोविड-19 के दौरान, जैसे मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया कि जगन्नाथपुरी के अंदर में और जनता कर्फ्यू जो हुआ था, उसके वजह से लोग जो है सेलिब्रेट किए कोविड-19 के अंदर में भी, और कहीं न कहीं थोड़ा कम, लेकिन फिर भी इससे इफ़ेक्ट तो हुआ ही था कोविड-19। माइग्रेंट्स डिस्ट्रेस जो है आपका, अब माइग्रेंट डिस्ट्रेस के ऊपर ये कहते हैं राइटर काफ़ी तीखा कि माइग्रेंट्स एक ऐसी कम्युनिटी है हमारे देश के अंदर में, ये ऐसा एक क्राउड है जो रिपीटेडली कर्फ्यू के दौरान बाहर निकल कर के आई और प्रोटेस्ट दिखाई। लेकिन उनका प्रोटेस्ट दिखाने का मेन मकसद नहीं था। आप देखिए कि जो जितने भी होस्ट सोसाइटीज़ थे, जहाँ भी वो रहते थे, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, कहीं भी वो रहते थे, तो वहाँ के ऑफिशियल्स जो थे या फिर लैंडलॉर्ड जो थे, उनको उसके काम से निकाल दिए। तो वर्कर्स हैं, उनके पास सेविंग्स नहीं होती है, तो ये अपने घर वापस जाने लग गए भुखमरी की वजह से, जॉबलेसनेस की वजह से। अब उसके बाद जो है कि बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं, उनको उन्होंने मतलब ऐसे दरख्वास्त लगाई, लेकिन वो सुने नहीं। तो उसके बाद वो लोग जो है कि वापस पैदल ही अपने घर चलने लग गए, और ये जो एक खबर थी, ये जो पिक्चर था, वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा इंडिया की एक पहचान बन गई कोविड-19 डिस्ट्रेस के दौरान। अब ये वर्कर्स बहुत जगह पे पीसफुली वॉक कर रहे थे, लेकिन पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जगहसाई हो रही थी, ऐसे सिस्टम की जगहसाई हो रही थी। तो बौखलाई सिस्टम को पता नहीं चला कि उनको क्या करना चाहिए, और वो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, ये लोग कहीं पे तो किसी-किसी स्टेट में शेल्टर होम्स बना के और उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पे कहीं पे फैसिलिटीज़ ठीक नहीं थी, कहीं पे अगर फैसिलिटीज़ ठीक है तो वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते थे, वो वापस फिर भी जाने लग गए। इसके वजह से जो सिस्टम था, वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती, जबरन मार-पीट और ये सब सारा कुछ शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जो पीसफुल, जो वो घर जा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो एक अलग ही लेवल लेकर के सामने आया, जिसमें हम देखें कि बहुत सारे स्ट्रेट बॉर्डर्स में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होने लग गए थे। मास एक्सोडस होने लग गया, इधर से उधर लोग पलायन करने लग गए। बहुत सारे लोग भूख से ट्रेन के अंदर 15-15 दिन या 12-12 दिन रह कर और मर गए। उसके और उसकी जो फिगर है, वो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो ये सब जो ऐसे केसेस थे, वो अवॉइड किए जा सकते थे अगर हम लोग सही ढंग से सोशली उनको मोबिलाइज़ करते, और अर्बन जो प्रोमिसेस होते हैं, वो हम लोग सही ढंग से निभा पाते। ये एक बहुत ही बड़ा फॉल्ट लाइन एक्सपोज़ करके ले आया है हमारे अर्बन लेबर वैल्यू चेन के अंदर, कि हम लोग कितने ज़्यादा अपने लेबर्स को वैल्यू करते हैं, कितना उनका सोशल सिक्योरिटी सेफ है। और इस वजह से जो आगे, अब जैसे-जैसे सिटी खुल रहा है सब जगह पे धीरे-धीरे, तो ये फिर से एक चीज़ अनफ़ोल्ड हो रहा है कि नॉर्मली जो व्हीकल्स, टैक्सीज़ और ये सारा कुछ जो एक नॉर्मली फिर से चलना शुरू हो गया है। तो अब ये एक चिंताजनक बात हो गई है कि आगे चल कर के किस प्रकार से हमारे इकोनॉमिकली और सोशल लाइफलाइन जो है सिटीज़ के अंदर में, वो फिर से पटरी पर आएगी, जो कि फ़िलहाल अभी भी बहुत दयनीय स्थिति में है। इसी वजह से जो है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, माइग्रेंट्स के हुए या फिर और भी जो बाकी के प्रॉब्लम्स हैं वो सब क्रिएट हुए। तो इसके ऊपर राइटर कहते हैं कि अब जो फ़ोकस है वो उनके ऊपर है जो प्रिविलेज्ड हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं आइसोलेशन, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं, वो किस प्रकार से इस चीज़ के अंदर एडजस्ट होंगे, और ये जो कोविड-19 है, वो अब कैसे अनफ़ोल्ड होगा। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं हम लोग, तो स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल थिंक टैंक्स। तो ये जीएस पेपर 2 सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं संजय हेगड़े, उन्होंने। तो इसके ऊपर वो लिखते हैं, अभी रिसेंटली जो सचिन पायलट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के जो थे, और उनके और अशोक गहलोत जो वहाँ के अभी करंट चीफ मिनिस्टर है,
उनके बीच में जो अभी टसल चल रहा है राजस्थान के ऊपर, उसके ऊपर देखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको और वो लोग उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन पास्ट में जो उनके जो प्रीडिसेसर्स थे, जो हाई कोर्ट के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के हों, वहाँ के जो जजेस थे वो ऐसे केसेस को लेने से थोड़े सा कतराते थे पहले, बिकॉज़ उस टाइम पे ऐसा देखा जाता था कि काफ़ी ज़्यादा जुडिशियल रेटिसेंस दिखाया जाता था इन सारे मामलों में जहाँ पे वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट का बात हो। जुडिशियल रेसिडेंस मतलब अल्पभाषिता, मतलब बहुत कम शब्दों में या फिर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में किसी भी चीज़ को बताना या फिर आगे लेकर के जाना। इसके ऊपर काफ़ी सारे डिटेलिंग पास्ट के एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंग्लैंड के पार्लियामेंट में 1880 के दौरान चार्ल्स ब्राडलॉग जो थे उन वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में थे। उस टाइम पे वो वहाँ पे जब ओथ पढ़ने के लिए उनकी बात हुई, जब वो चुन करके आए पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको ओथ पढ़ने की बात आई। तो उन्होंने कहा कि मैं ओथ नहीं पढ़ सकता, बिकॉज़ मैं, क्योंकि वो गॉड के नेम पे था, ऑन द नेम ऑफ गॉड आई डू दिस, 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 जो भी चीज़। तो वो बोले कि मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं एक नास्तिक हूँ, तो मैं भगवान पे नहीं मानता, जिस वजह से मैं भगवान के नाम पे ओथ नहीं पढ़ूँगा। तो इस पे वहाँ के कुछ लोग जो है, जैसे एक सर्जेंट थे वहाँ के पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि अब जब आप ओथ नहीं लिए हो तब आपको पार्लियामेंट के अंदर जाने का अलाउ नहीं है। तो इसके ऊपर वो कोर्ट के ऊपर गए। कोर्ट में जो केस हुआ ब्रेडलॉग वर्सेस गोशेट 1884 में, तो उसमें ऐसा डिसीजन आया कोर्ट के द्वारा कि देखिए ये डिसीजन जो है हाउस ऑफ कॉमन्स का, ये कंप्लीटली उनके जुरिडिक्शन के अंदर आता है और कोर्ट जो है वो इस चीज़ के ऊपर ये जताना चाहता है, ये डिसीजन देता है कि वो जो भी चीज़ वहाँ पे हुआ है ओथ में, वो या फिर उनको प्रिवेंट किया गया ब्रेडलॉक को हाउस के अंदर घुसने के से, ये सारा कुछ बिल्कुल जो वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो वहाँ की लोकसभा है, ब्रिटेन की जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, तो उनके जुरिडिक्शन के अंदर आता है और हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। तो इंडिया के अंदर में भी ऐसे कुछ कुछ केसेस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केशव सिंह जो थे आपके, वो 1 वीक का उनको इम्प्रिजमेंट दिया गया था 1964 में, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश जो स्टेट असेंबली है उनका प्रिविलेज जो है वो ब्रीच किया था। तो उसके बाद फिर वो लखनऊ में गए अपने हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे जब उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है आपका, तो केशव सिंह को जब अरेस्ट किया गया आपका ब्रीच की वजह से, तो उनको 1 वीक का जो है इम्प्रिजमेंट रखा गया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब वो उनकी जो याचिका गई, उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट जो आना था वही प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसके वजह से जो है उनको बेल पे छोड़ दिया गया। और इसके वजह से फिर आगे जो असेंबली है जिसके वजह से उनको इम्प्रिजमेंट लगाया गया था, तो वो अपने इज्जत पे ये चीज़ ले ली, और वो जो 2 जजेस इन्वॉल्व थे इसके अंदर, उनको जिन्होंने उनको बेल प्रदान किया था, उसके खिलाफ उन्होंने जो असेंबली का जो मार्शल होता है उसको ये ऑर्डर दिया कि आप जाइए इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो दोनों जजेस को अरेस्ट करके लेकर के आइए, क्योंकि उन्होंने ब्रीच किया है प्रिविलेज का। तो इसके ऊपर फिर वहाँ उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस नसीरुल्लाह बेग, तो वो वहाँ के बार कमीशन के पास गए और वो बार कमीशन ने उनको बचाया, ये सब सारा कुछ जो अरेस्ट जो उनका होने वाला था उससे। और ऐसा भी कहा जाता है, एक शांति भूषण है कोई, उन्होंने ऐसा चीज़ कहा है कि उस टाइम पे जस्टिस नसीरुल्लाह बेग जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लोडेड गन के साथ खड़े थे, ठीक गेट के पास में जहाँ पे वो उनका रेसिडेंट था, कि अगर मार्शल उन्हें अरेस्ट करने को आता है तो उनको वो शूट डाउन कर देंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ से जाते हैं तो ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई 2 जजेस को अरेस्ट करके लेके जाया गया है, और ये एक बहुत ही बड़ा जो कोर्ट का जो कंटेम्प्ट है वो सब मतलब माना जाएगा। तो ऐसे-ऐसे सिचुएशंस पहले पास्ट में हो चुके हैं, लेकिन आज के डेट में देखिए, आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में जितने भी लोग, जितने भी जो ऐसे केसेस इस तरह कंटेम्प्ट के या फिर जो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेशन के बीच में आता है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आराम से वो लोग
उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। तो ये चीज़ कब और कैसे, ये जो एक खुला एक जो ओपननेस आया उन दोनों के बीच में, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, उसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं ये राइटर। वो कहते हैं उसी जस्ट इंसिडेंट के बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि रिलेटिव पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में क्या रिलेटिव पावर है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि काफ़ी ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर्स है दोनों के बीच में। आप देखिए, अगर कोई भी कंटेम्प्ट का अगर केस आता है किसी भी कोर्ट के पास, अगर कोई लेजिस्लेचर का कुछ सीन है और उसका पेनल्टी अगर किसी लेजिस्लेचर के ऊपर लगा है, किसी किसी हाउस के द्वारा, तो फिर वो जो कोर्ट के अंदर में जो भी जज उस चीज़ को डील कर रहा है, तो वो कंटेम्प्ट का भागी नहीं होता है। उसके बाद से जो सीन है, उसके बाद ऐसा था कि लोग ले नहीं रहे थे, जो कोर्ट्स थे वो लोग भी थोड़ा चुप थे और लेजिस्लेचर भी था वो बहुत ज़्यादा चुप था इस चीज़ के ऊपर। आपस में दोनों एक दूसरे के इंटरफेरेंस में नहीं आते थे। लेकिन उसके बाद 1992 में एक केस आता है, किहोतो होलाहान केस। उसके अंदर में आपको जैसे पता है सेक्शन 10 को काफ़ी ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिला, एंटी डिफेक्शन लॉ को काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्रॉडली समझाया गया। तो उसके अंदर में ऐसा फाइनल डिसीजन आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी मेंबर का हो जाता है, तो जो फाइनल वर्डिक्ट आता है आपके स्पीकर से के द्वारा, तो वो उस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। फॉर बिकॉज़ ऐसा उनका कहना था कोर्ट का कि जब किसी स्पीकर ने किसी भी मेंबर को अगर वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो वो एक ट्रिब्यून की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे, और वो अपना जजमेंट सुना रहे हैं कि आपको यहाँ से अब बेदखल किया जाता है, आप सस्पेंड किया जाता है आपको सदन के अंदर से। तो जिस वजह से उनकी जो डिसीज़न है उसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ जाती है। और इस चीज़ को थ्रेटन नहीं करना चाहिए बाद में कि कौन-सा जज इस चीज़ को देखेगा, उसके बाद आगे की बात। हाँ, ये है कि जज उसके प्रोसीडिंग के पहले की जो बात है, उस चीज़ के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और चेयरमैन और स्पीकर जो भी हैं, वो काफ़ी एक पाइवोटल पोजीशन रखते हैं किसी भी सदन के अंदर में, और चाहे पार्लियामेंट हो या फिर कोई आपकी स्टेट लेजिस्लेचर हो। तो उस वजह से वहाँ पे जो फार रीचिंग जो डिसीज़न है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उसमें पूरा हक है कि स्पीकर और चेयरमैन जो है अपना डिसीज़न सुनाए। तो अब आते हैं हम लोग सचिन पायलट वाले केस के अंदर में। ये जो एपिसोड है आपका गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। सचिन पायलट के केस में अभी चूँकि उनको सिर्फ़ नोटिस मिला है, उनको डिस्क्वालीफ़ाई नहीं किया गया है, ना ही जो उनके जो बाकी के जो मेंबर्स हैं, जो एमएलएज़ हैं, उनको भी डिस्क्वालीफ़ाई नहीं किया गया है। तो इस वाले केस के अंदर में राजस्थान हाई कोर्ट जो है इस टाइम पे कोई कोर्ट जो है कि इंटरिम जब तक कि वो डिसीज़न नहीं दे सकता है, मतलब जो लेजिस्लेचर है, वो ना बोल दे कि ये डिस्क्वालीफ़ाई हो चुका है, तब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है नॉर्मली। लेकिन इस वाले के ऊपर में बहुत ज़्यादा दिन तक काफ़ी लेंदी डिस्कशन हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट जो है कोहितो होलोहन के ऊपर भी बातें हुई। उसके बाद जो स्पीकर है उनको समन किया गया, और स्पीकर अगर चाहते तो वो कह सकते थे कि नहीं, ये इंटरिम स्टेज है और आप जो कोर्ट है उनका कोई हक नहीं है इस चीज़ के ऊपर बात करने का। लेकिन फिर भी स्पीकर आए राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर में, और उन्होंने जजमेंट का मतलब जज को सुना वहाँ पे। और वहाँ पे जो राजस्थान हाई कोर्ट है उन्होंने ये जजमेंट दिया कि अभी फ़िलहाल हम लोग इस चीज़ को, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको हम अभी अपने रिज़र्व रखते हैं, और स्पीकर जो है अभी आगे कोई जजमेंट ना सुनाए, हमारे जजमेंट का वेट करे, उसके बाद ही वो अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो डिस्क्वालीफाई करें या फिर कुछ और करें। तो इसके ऊपर आगे राइटर ये कहते हैं। अब इस वाले डिसीजन के ऊपर जो स्पीकर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो हाई कोर्ट के द्वारा उनको बुलाया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, तो इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को डायरेक्ट करने की उनके पे ये अथॉरिटी है या फिर नहीं है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इनको चाहिए। तो देखिए, इसके ऊपर राइटर लिखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ बीइंग अर्ग्ड है, मतलब जो पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ लॉ इसके पीछे, उसके ऊपर ये है कि कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक दूसरे को डायरेक्शन नहीं दे सकती है।
हाँ, वो एक दूसरे को पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस के बारे में बताते हैं कि जिसके अंदर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सिंगल जज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, उनको ऐसा अर्ग किया था उस टाइम पे अर्जेंटली कि एक दिन में आप जो है कि इस चीज़ को आप हियरिंग को सुनिए और फिर बताइए कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो जो जजमेंट था उसका वो था आपका AKM हसम मुज़म्मम एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS। तो इसके अंदर फिर आगे जो जस्टिस थे वहाँ पे उस समय कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में, तो जस्टिस साबाक्षी मुखर्जी, तो वो आगे चल के चीफ जस्टिस भी बने। तो उनकी ऐसी बातें थी कि वो ऐसा कहे कि देखिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट और कोई भी हाई कोर्ट जो है दोनों बराबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अंदर में, और एपेलेट पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो ऐसा उनको सुपीरियर नहीं बना देता इस चीज़ के ऊपर, दोनों एक ही जगह पे है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट हुआ, सब एक ही लेवल पे है, कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। तो उसके बाद से जितने भी जो इस तरह प्रकार के जो रिक्वेस्ट आते थे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वाले कि प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे बताइए, कि मुझे डायरेक्ट कर सकता है कि नहीं, ये सब के ऊपर, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रही है सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज़ सारे कोर्ट जो हैं वो एक एक समान ही हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ओवर रूल करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उस वजह से। तो उसके बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जितने भी हैं वो उन्होंने 2-3 चीज़ें बिल्कुल गाँठ बाँध करके वो चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पीकर ऑफ एनी हाई कोर्ट या फिर पार्लियामेंट है, स्पीकर ऑफ एनी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट है, तो वो एक काफ़ी स्पेशल बॉडी होती है जो कि उस हाउस के जितने भी एमएलएज़, एमपीज़ होते हैं, उनके प्रिविलेजेस को गार्ड करती है, और इस वजह से जो इंटरनल वर्किंग होती है उसके ऊपर कोई भी कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। और अगर बोले बाय चांस तो वो अपनी ही बेइज्जती करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ ऑर्डर दें उनको, लेकिन फिर वो नहीं माने क्योंकि उनके पीछे काफ़ी बड़ा एक एमएलए या फिर एमपी का उनका ग्रुप है उनके पीछे उनको बैकअप करने के लिए। और जैसा आपको पता है कि अगर ये चाहे एमएलए या फिर एमपी, तो किसी भी जज को जो है कि वहाँ से उनका उनको निकाल सकती है, उनको वहाँ पे उनका। तो फिर जिस वजह से ये जो एक थोड़ा बहुत अंदर में जो डर है उनको जजेस को, वो भी रहता है इस चीज़ के बारे में। तो इस वजह से ये सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में वो जल्दी पड़ते नहीं हैं। आगे राइटर ये कहते हैं कि देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर में एक दूसरे को जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं या फिर जो उनको जो अथॉरिटी मिलती है उसके बीच में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इंडिया के अंदर बहुत दिन से ऐसा होता आ रहा है कि जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम अगर किसी हाउस के अंदर होता है, तो कोर्ट्स को बीच में खींच के लेके आना ही पड़ता है उन लोगों को। हालाँकि कोर्ट एपॉलिटिकल बॉडी है, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल टसल होता है बीच में, ख़ास करके जब रिज़ीम चेंज होने की बात होती है, तो अक्सर देखा जाता है कि कोर्ट को बीच में लेके आते ही हैं लोग। चाहे वो संविधान को समझाने वाली बात हो या फिर किसी अपील की या फिर किसी सजेशन की बात हो। उसमें कोर्ट बीच में आते ही हैं। तो कोर्ट को भी ये चीज़ समझना चाहिए और दोनों अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है दोनों को समझना चाहिए कि एक वॉल ऑफ सेपरेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन के बीच में वो रहना ही चाहिए, उनको ब्रीच नहीं करना चाहिए। आपस में टसल जो हो उसमें आप जो सोवरेनिटी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको आप उसकी उल्लंघन ना करें आप, क्योंकि पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव बॉडी हो, कोई भी हो आपका, उसकी सुप्रीमेसी जो होती है, उसकी फंक्शनैलिटी जो होती है, एक दूसरे को जो बॉडीज़ हैं आपके सिस्टम के अंदर उन सब को एक दूसरे की जो फंक्शनैलिटीज़ है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी वजह से आगे जो अभी जो सीन जो हो रहा है गुजरात के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर में, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जैसे स्पीकर को राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप अभी आगे कुछ भी जजमेंट मत सुनाइए, हम जजमेंट सुनाएंगे। स्पीकर चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो कि इसके बारे में बताइए, संवैधानिक ये एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये हमें डायरेक्ट कर सकते हैं क्या। अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हाई कोर्ट को, राजस्थान हाई कोर्ट को, कि अभी देखिए आप अभी अपना जजमेंट अगर आपको आगे चल के लेके चलना है तो कीजिए, लेकिन आपके जजमेंट का अभी कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज़ हम लोग इसके लार्जर मीनिंग के ऊपर अभी हम लोग थोड़ा शोध कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो हमारी जो भी हमारी जो रिज़ल्ट हमारा जजमेंट आएगा, उसके बाद ही आपका जो जजमेंट होगा उसको मान्य करार
दिया जाएगा कि वो सही है या फिर नहीं है। तो इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ठीक है, हम लोग अभी रुकेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए, कि जो भी चीज़ आपका जजमेंट आएगा उसके अनुसार ही हम लोग अपना बाद में जजमेंट सुनाएंगे। तब तक हम लोग वेट करते हैं। और उस बीच में जो उसके पहले ही उन्होंने स्पीकर को तो रोक दिया ही था कि अभी आप कोई भी फर्दर जजमेंट ना लें। तो ये अभी पूरा सीन चल रहा है वहाँ पे, और एक दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जो ऑर्गन है, वो काफ़ी आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट में है। अभी इस बीच में फिर अंदर में जो पॉलिटिक्स है कि समन कर रहे हैं राजस्थान के असेंबली वाले लोगों को और फिर बुला रहे हैं बातचीत, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मेन चीज़ जो हम लोग आज सीखे इस आर्टिकल में, बहुत ही प्रॉपर सीखे, और इसमें प्रीलिम्स से और मेन से दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में, जुडिशियल इनडिसिप्लिन और राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस। देखिए इस वाले में भी वही है, इसके अंदर लेकिन ज़्यादातर आपका 10th शेड्यूल के ऊपर ज़्यादा बातें हुई हैं। जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके ऊपर ज़्यादा बातें हुई हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको शॉर्टकट में देखेंगे। जीएस पेपर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेट कर सकते हो आप इस चीज़ को। इस वाले आर्टिकल में राइटर लिखते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट जो अभी स्टेटस को मेंटेन करने का जो डायरेक्शन दिया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने ये कहा है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के वजह से, और इस वजह से भी बिकॉज कुछ क्वेश्चंस तो रेज हुए हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, और जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको इंटरवीन करना पड़ा है इसके अंदर में। जो सीपी जोशी हैं, राजस्थान के जो स्पीकर हैं वहाँ के हाउस के, तो उन्होंने जो अभी 19 कांग्रेस मेंबर्स को जो अभी नोटिस भेजा, इंक्लूडिंग सचिन पायलट, तो उसके ऊपर जो अभी हाई कोर्ट ने अभी जो एक्शन लिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पिछले एक्ट जो जजमेंट था कि होटो होलोहान 1992, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जैसे हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया कि स्पीकर के जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता है किसी को, उसके पहले जो है कि वो किसी भी कोर्ट जो है वो उसके स्पीकर के वो डिसीजन के ऊपर इंटरवीन नहीं कर सकता है। ये तो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि 1992 जो होलो हॉल जो जजमेंट है उसके अंदर ये भी कहा गया था कि राइट टू डिफेक्शन जो है वो राइट टू डिसेंट से अलग है, और इसके अंदर हम लोग वायलेट नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोट और कंसाइंस ऑफ इलेक्टेड मेंबर। तो अब चूंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाता है तो हाउस सदन के अंदर में अगर कोई भी कुछ भी कहता है तो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन सदन के बाहर अगर कोई कुछ कहता है, जैसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू और ये लोग कहते भी आए हैं बीजेपी के खिलाफ, शत्रुघ्न सिन्हा भी कहते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो लेकिन उनके ऊपर डिफेक्शन लॉ नहीं लगा था। तो ये दिखाता है कि राइट टू डिसेंट मतलब आप अगर पार्टी के कुछ बातों से अगर आप नहीं सहमत हैं तो वो आपके डिफेक्शन का एक कारण नहीं बन सकता है। अब उसके बाद दूसरा मुद्दा ये उठता है कि पैरा 2(1) क्लॉज ए जो कहता है कि डिस्क्वालिफाइंग एनी लॉ मेकर हु वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप। अगर कोई खुद से अपना जो मेंबरशिप है वो छोड़ देता है, जैसा जिसके ऊपर वो कहा गया 1992 में कि 1992 वाले जजमेंट में कि अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ एनी लेजिस्लेटिव हाउस, मतलब 2/3 से ज़्यादा अगर लेजिस्लेटिव हाउस का मेजॉरिटी जो है वो अगर मर्ज होकर किसी दूसरे एक एक नया पार्टी बना लेता है, उसके अंदर 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ हाउस है, तो जितने लोग भी अगर छोड़े हैं या फिर डिस्क्वालीफाई किए हैं या फिर खुद वॉलंटरीली हट गए हैं, तो उनके ऊपर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो इसी चीज़ के ऊपर अभी आगे चल के इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर बातें चल रही हैं, और उसके ऊपर अभी मंथन चल रहा है। अब इसके ऊपर जो जो बात ये निकल के आ रही है कि अगर यहाँ पे कुछ पहले वाली जो चीज़ें हैं वो अगर गलत ठहराई गई, तो फिर अभी तक जो बहुत सारे जो रिपीटेटिवली उसी वाले 1992 वाले जजमेंट के ऊपर में जो केसेस के ऊपर सुनवाई होती आई है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले ही नवंबर 2019 में कर्नाटका केस के ऊपर सुनाई गई थी, तो क्या वो सब
का कोई मतलब नहीं रह जाएगा या फिर उसको किस प्रकार से देखा जाएगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में सारा कुछ दावेदार है कि वो लोग इस चीज़ को कैसे करके आगे डिफ़ाइन करते हैं और इंटरवेंशन जो है उसका वो किस प्रकार से वो लोग आगे इस चीज़ को लेकर के जाते हैं। और ऐसा राइटर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट कंडोन, मतलब इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब ऑफेंसिव, मतलब जितने भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करके और एक क्या आगे जुडिशियल इंटरवेंशन निकलता है वो उनको बताना चाहिए। अब नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल हमारा आर्मी एंड द वुमेन ऑन जेंडर बैरियर इन इंडियन आर्मी। तो ये GS1 रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तो ये कंटेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि बहुत दिन से ऐसा एक चल रहा था मंथन हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर में कि वुमेन को एक परमानेंट स्टेटस जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर या फिर जो आर्म्ड आर्मी जो है हमारे उसके अंदर मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सोशल रीजंस थे या तो उस सब की वजह से नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है जो नई जो एक नोटिफिकेशन आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, उसमें ये स्पेसिफाई किया गया लेटर में कि ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC वुमेन ऑफिसर्स इन ऑल द 10 स्ट्रीम्स विच इज प्रेजेंटली विच दे प्रेजेंटली सर्व इज़ अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। और आगे भी जो है इसके जो दायरे हैं वो बढ़ाए जाएंगे। ऐसा पहले दिल्ली हाई कोर्ट की भी रूलिंग के अंदर अगर आई थी कि जैसे है कि उनके फेवर में आना चाहिए, वुमेन को जो है इक्वल लिहाजा देना चाहिए। और चूँकि कुछ फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं वुमेन्स के, जिस वजह से वो लोग थोड़ा-सा अपने आप में जो हमारी संस्थाएँ हैं वो अपने आप में थोड़ा-सा उनको वो उस लिमिट तक नहीं क्रॉस करने दे रही थी, एक थ्रेशोल्ड बना के रखा था, जिसके ऊपर जो है अब जो है कि क्लियरिफिकेशन आया है और उनको थोड़ा-सा कहीं कुछ हद तक उनको थोड़ा-सा अब फ्रीडम है जो प्रदान किया गया है। तो ऐसा राइटर कहते हैं कि ग्लास सीलिंग हैज़ बीन शैटर्ड। ग्लास सीलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए वुमेन जो है हमारी सोसाइटी में वो कहा जाता है कि आपके लिए पूरा आसमान है उड़ने के लिए, लेकिन उनके जस्ट ऊपर सर के ऊपर एक ग्लास सीलिंग लगा दिया जाता है, जो कि नीचे से दिखता तो है कि काफ़ी खुला आसमान है, हम उड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठने की कोशिश करती है तो सोसाइटी की जो जो नॉर्म्स है और सोसाइटी की जो स्टीरियोटाइप वाली जो तो थिंकिंग है, प्रिजुडाइज है, वो ग्लास सीलिंग की तरह, जो कि वैसे तो आर पार दिखता है लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं आपको रोक देता है। तो वो ग्लास सीलिंग इस जजमेंट के थ्रू ब्रेक कर दिया गया है। ये जो एक लेटर आया है नया, उसके उसके थ्रू ये चीज़ ब्रेक हो चुका है। तो इसी के ऊपर आगे राइटर लास्ट में ये कहते हैं कि आगे राइटर बताते हैं कि देखिए ये 54 पेजेस का जजमेंट आया है टोटल, और इसके अंदर ये भी चीज़ बताया गया कि वुमेन ऑफिसर्स इंडियन आर्मी के अंदर जो है काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में है। जैसे कि टोटल हमारे यहाँ पे 40,800 फॉर 25 जो आपके 825 ऑफिसर्स हैं सर्विंग इन इंडियन आर्मी। तो उसके अंदर ऑफिसर्स ग्रेड में आपका सिर्फ 1653 वुमेन ऑफिसर्स हैं, जो कि काफ़ी कम है। इसको बढ़ाना चाहिए, सिवाय बजाय इसके कि हमारी हिस्ट्री हो या फिर करंट हो। हिस्ट्री में रानी ऑफ झांसी काफ़ी बढ़िया एक कमांडर थी और काफ़ी बढ़िया वो एक योद्धा भी थी। और अभी फ़िलहाल स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल जो कि इंडियन एयरफोर्स में है, वो कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ बालाकोट एयर एयर स्ट्राइक में भी भाग लेकर के हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट की थी। और वर्ल्ड में भी दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है कि वुमेन एक इक्वल रोल प्ले करती हैं कॉम्बैट एक्शंस में। और एक्टिव कॉम्बैट रोल में USA हो या फिर इज़राइल हो, वहाँ पे वुमेन अपना इक्वल साझेदारी निभाती हैं। तो ये माइंडसेट से इंडिया को निकलना चाहिए और सोसाइटी को एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है और फिर जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब से हम लोग को अब ऊपर उठ करके काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।